हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे हैं किससे, समरी बुक से। पेमेंट ऑफ टैक्स का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। भाई पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर बहुत सिंपल है और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने आते ही आते हैं जिसमें अपने को ये सारे कंसेप्ट्स यूज करने होते हैं, जैसे कि लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की बात कर ले अपन यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अपने से पूछते रहते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, ठीक है। सो सिंपल सा चैप्टर है, बड़ी क्विकली अपन ये चैप्टर करेंगे। यहाँ पे समरी बुक से कर रहे हैं। समरी बुक टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियोस भी आप देखोगे तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आपके अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको प्लेलिस्ट में क्या मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी तक के अपन ने यहाँ पे 11 चैप्टर पे, इसके पहले के सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। बड़ी क्विकली रिविजन किया गया है और सब जगह पे अपन ने डिस्कशन किया कि एग्जाम में अपने को किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने को सॉल्व करना है। मोर ओवर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स। और ये वीडियो सीरीज अगर आपको हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे अभी पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। देखो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में अब आपको बड़े अच्छे से पता है, समझने में बहुत आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपने 3 लेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम यहाँ पे क्या, जो भी इट्स लाइक वो बैंक अकाउंट, ठीक है, पेटीएम अकाउंट जैसे पेटीएम अकाउंट, बैंक अकाउंट जैसे समझो, जो भी हम डिपॉजिट करेंगे, गवर्नमेंट के पास आपका अकाउंट है, जो भी हम डिपॉजिट करेंगे क्रेडिट होगा इसमें। जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस ले, यहाँ पे किसी के लिए भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, कैसे करोगे, ऑनलाइन बैंकिंग से कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, फंड ट्रांसफर, व्हाटएवर आप जैसे भी कर रहे हो, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, टीडीएस टीसीएस का जो क्लेम होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है, कैश लेजर में आता है, क्रेडिट में नहीं आता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या क्रेडिट होता है, जो भी आईटीसी अपन ने लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी हम सेल्फ असेस कर रहे हैं, हमारे रिटर्न में हमने जीएसटी या 3B में डाला, वहां से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है, ठीक है। जो भी आप आईटीसी सेल्फ असेस कर रहे हो, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, आईजीएसटी जो भी है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्या डेबिट होता है, जो भी आपका टैक्स पेएबल है, जो आप देखो गवर्नमेंट का रिसीवेबल है, ये गवर्नमेंट का रिसीवेबल है तो आपके इसमें डेबिट होगा, यहाँ ठीक है, उनके अकाउंट में आपका ये डेबिट होगा, उनके लिए रिसीवेबल है क्योंकि। सो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा जो भी अमाउंट पेएबल है टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट। अब ये चाहे आप अपने मन से सेल्फ असेस करो या ऑफिसर की डिमांड के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेने का है सब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी लाइबिलिटी आती है एज पर योर रिटर्न्स और सब कुछ मिला मिलू के, यहाँ पे 1 लाख की लाइबिलिटी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपीज़ है, और फिर कैश में आपने डिपॉजिट किया 40,000 रुपये। तो अब आपको आपकी लाइबिलिटी सेट ऑफ करनी है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप डेबिट करोगे और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को आप क्रेडिट कर दोगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्रेडिट हो जाएगा। जब ये नील हो जाएगा तब आप रिटर्न भर सकते हो, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए, आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से सुनो क्या बात है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा है हमारा वो हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट के लिए नहीं यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा। कैश लेजर का पैसा यस टैक्स के लिए भी यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर अमाउंट, बट आपको रिस्पेक्टिव हेड में ही डिपॉजिट करना पड़ता है, जहां के लिए यूज करना है वहां के लिए ही डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। अब ये देखो ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। यूटिलाइजेशन, क्रेडिट कैसे यूटिलाइज आप करोगे उसकी बात है, ठीक है। तो जो पेमेंट सेट ऑफ के क्वेश्चंस आते हैं उसमें डेफिनेटली आपको काम आना ही आना है। सो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, किसका, आईजीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का, उसको आप पहले यूज करोगे फॉर आईजीएसटी, फर्स्ट इट विल बी यूज फॉर आईजीएसटी, देन फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, देन फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका आईटीसी जैसे आईजीएसटी का 0 हो गया, आईटीसी आपका आईजीएसटी का 0 हो गया, उसके बाद आप किसके लिए यूज करोगे, सीजीएसटी विल बी यूज फर्स्ट फॉर सीजीएसटी, CGST will be used first for CGST, then for IGST, then for IGST. Similarly, SGST will be used first for SGST, then for IGST.
ठीक है। और C cannot be used for S and S cannot be used for C. And one more restriction, ITC of SGST will be used for IGST only after ITC of CGST is 0. SGST को IGST के लिए तभी यूज करोगे जब CGST आपका 0 हो गया, जब आपका CGST 0 हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यूटिलाइजेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन की बात है, कैश लेजर का नहीं, क्रेडिट लेजर की बात हुई। क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है उसको कैसे यूज करना है, क्या सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन है, वो अपन ने बात करी, ठीक है। ये अपन ने ऑलरेडी देखा, C कैन नॉट बी यूज फॉर S, S कैन नॉट बी यूज फॉर C। अब कैश लेजर पे आते हैं। कैश लेजर का पैसा जैसे कि अपन ने देखा किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अब कैश लेजर में अपने कैसे होते हैं, ये सारे मेजर हेड होते हैं, IGST, CGST, UTGST, SGST, सेस, ये सब क्या है, मेजर हेड है। हर एक मेजर हेड का अपना अपना माइनर हेड है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। तो अगर आपको यहाँ पे देखो ये मेजर हेड है आपके सारे, IGST, CGST, SGST, UTGST, माइनर हेड है ये सारे। तो अब आपको पैसा जहां चाहिए वहां डिपॉजिट करना पड़ेगा भाई पहले यूज करने के लिए। अगर आपको IGST के टैक्स में आपको 1000 रुपए चाहिए तो IGST के टैक्स में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपको CGST के इंटरेस्ट में 200 रुपीज चाहिए तो वहां डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको SGST की पेनल्टी में 200 चाहिए तो वहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां आपको पैसा चाहिए वहां डिपॉजिट करो, फिर आप यूज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को। देखो अब क्या हुआ, अपना मेजर हेड है ये सारे, माइनर हेड्स है ये सारे, ठीक है। ये मेजर हेड्स है, ये माइनर हेड्स है। अब क्या हुआ, मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे को पैसा किस चीज में चाहिए था, मेरे को पैसा चाहिए था 100 रुपए टैक्स में, तो भाई डिपॉजिट करो, यूज करो। 20 रुपए इंटरेस्ट में डिपॉजिट करो, यूज करो। 20 रुपए पेनल्टी में डिपॉजिट करो, यूज करो। जहां पैसा चाहिए उधर डिपॉजिट करो, उस माइनर हेड के मेजर हेड में डिपॉजिट करो एंड देन यू कैन यूज इट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मेरे को चाहिए थे पैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे SGST के टैक्स में मेरे को 1000 रुपए चाहिए थे, बट मेरे पास SGST के टैक्स में भी 1000 रुपए नहीं है, पर मेरे पास IGST के पेनल्टी में 2000 रुपए जरूर पड़े हुए हैं, ठीक है। और मेरे को चाहिए थे यहाँ पे, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये 2000 रुपए में से 1000 रुपए चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, SGST के टैक्स में ट्रांसफर करूँ, फिर ट्रांसफर करने के बाद मैं यूज कर सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पे पैसा क्यों पड़ा रहेगा, या तो मैंने पहले एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दिया होगा या मैंने गलती से इसमें डिपॉजिट कर दिया होगा, तो ये पैसा पड़ा है तो आप दूसरे में ट्रांसफर करो, देन यू कैन यूज इट। तो आप पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे यूज कर सकते हो, माइनर हेड के मेजर हेड में जो पैसा पड़ा है वो यूज कर सकते हो, बट बिफोर यूजिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। बस वही बात है। तो यहाँ पे दी हुई है फैसिलिटी ट्रांसफर की, यहाँ पे फ्रॉम वन मेजर माइनर हेड टू अनदर मेजर माइनर हेड की फैसिलिटी दी हुई है। ये यूज आप कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर्म GST PMT 09 कैन बी यूज ईदर टू ट्रांसफर एरोनियस डिपॉजिट पड़ा हुआ है किसी में तो वो यूज कर लो, या कोई अमाउंट पड़ा है अनयूटिलाइज तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो भी पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ ये पैसा क्यों पड़ा होगा, या तो एरोनियस डिपॉजिट हुआ होगा या तो अनयूटिलाइज अमाउंट होगा, तो जहां पे चाहिए वहां ट्रांसफर कर लो एंड देन यू कैन यूज इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गई बात। इसके बाद पेमेंट कैसे करना है भाई, कैसे भी चलता है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कर लो, क्रेडिट डेबिट कार्ड कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, NEFT कर सकते हो, बट OTC कर सकते हैं यहाँ पे ओवर द काउंटर, उसकी लिमिट है 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। बट अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑफिसर वगैरह आता है आपके यहाँ इंस्पेक्शन वगैरह के टाइम पे तो उस टाइम पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड का रिस्ट्रिक्शन है। कुछ लाइबिलिटीज हमेशा ही कैश में डिस्चार्ज करनी होती है, कौन कौन सी, TDS TCS की हमेशा कैश में डिस्चार्ज करनी होती है, उसका क्रेडिट भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। RCM का पेमेंट हमेशा कैश में करना होता है। कॉम्पोजिशन लेवी जो है वो भी क्या होता है भाई, हमेशा यहाँ पे क्या होता है भाई, कैश में ही यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट वो भी आपको क्या करना पड़ता है, कैश में ही यहाँ पे करना होता है। हमने देखा इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं यूज कर सकते, अब ठीक है। ये ट्रांसफर वाली बात तो अपनी हो गई। आपके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है कहाँ पे, ये देखो टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको, ठीक है। IGST में, CGST में, SGST में, अपने में भी कर सकते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, और जब आप अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो मान लिया जाएगा कि आपके इससे रिफंड हो गया है, और यहाँ पे
पर वो ट्रांसफर कब अलाउड रहेगा डिस्टिंक्ट पर्सन को, जब आपकी कोई भी क्या है यहाँ पे नो सच ट्रांसफर शेल बी अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी। अगर आपकी कोई अनपेड लाइबिलिटी है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 10 लाख रुपए पड़े थे तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में ऑब्वियसली कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो डिस्टिंक्ट पर्सन को। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी क्या रहेगा भाई? सबसे पहले अपने को प्रीवियस टैक्स पीरियड के ड्यूज पे करने हैं, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड के, फिर अगर कोई डिमांड वगैरह है 73, 74 में तो वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैन 25 का आपका कुछ ड्यू है, फिर आपका फेब 25 का कुछ ड्यू है, फिर आपका मार्च 25 का कुछ ड्यू है, फिर आपकी कोई डिमांड आई है कब की, फॉर एग्जाम्पल मार्च 23 की आपकी डिमांड है, तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस? द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, सबसे पहले जैन के ड्यूज पे करोगे, फिर फेब के, फिर मार्च के, फिर उसके बाद में आप डिमांड का पे करोगे। डिमांड चाहे 5 साल पुरानी हो ना, उसको लास्ट में ही पे करोगे। पहले सेल्फ असेस ड्यू ऑफ द प्रीवियस एंड करंट टैक्स पीरियड, जो हमने सेल्फ असेस किए वो अपन पे करेंगे, उसके बाद डिमांड पे करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर हम बात करें, सो इंटरेस्ट का रेट क्या है भाई? 18% पर एनम का रेट है इंटरेस्ट का। कब से कब तक का इंटरेस्ट लगता है? ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक के इतने पीरियड का इंटरेस्ट लगता है। फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ग्रॉस पे लगेगा, नेट पे लगेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो 3 अलग अलग सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन, अगर आपने रिटर्न फर्निश किया है आफ्टर द ड्यू डेट, रिटर्न आपका कब फर्निश हुआ है? आफ्टर द ड्यू डेट, रिटर्न ही लेट हो गया, रिटर्न ही लेट हो गया, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर 73, 74 और 74 है, उस केस में इंटरेस्ट आपका लगेगा नेट टैक्स लायबिलिटी पे, नेट टैक्स लायबिलिटी पे। बट आपका रिटर्न आपने फर्निश किया, ये प्रोसीडिंग्स कुछ शुरू हो गई 73, 74, 74A वाली, उसके बाद आपने रिटर्न फर्निश किया, तो उस केस में इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे कैलकुलेट करना है। एंड अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की डिक्लेयर की आपने, रिटर्न जो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के रिटर्न में आपने वो डिक्लेयर की, उस केस में भी इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस के जो इंटरेस्ट है उसके कैलकुलेशन की बात हुई। आगे आएंगे। नेक्स्ट, रूल 86A। रूल 86A किसकी बात करता है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑफिसर आपके आईटीसी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है 5 करोड़ का आईटीसी पर, वो आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देगा उसके यूटिलाइजेशन पे। आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते कितना भी आईटीसी पड़ा हो। कब करेगा वो? जब उसको रीजन टू बिलीव है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये आईटीसी आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, आप इनएलिजिबल थे, आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहे हो, तो ऑफिसर आपके रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो अब वो उसको कब लगेगा ऐसा? द रिस्ट्रिक्शन किन सर्कमस्टांसेस में आएंगे? जैसे कि उसको लगा आईटीसी आपने अवेल किया है कौन से टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, जो कि इशू किए नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर ने। कोई सप्लायर है ही नहीं भाई, एक्चुअल में कोई सप्लायर है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है, फेक इनवॉइस के बेसिस पे आप आईटीसी ले रहे हो, तो आपका वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा उसके यूटिलाइजेशन पे। या जो पर्सन है, जो सप्लायर है, ही इज नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। पहली चीज। सेकेंड, विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव ही नहीं हुई, गुड्स या सर्विसेज आपको एक्चुअली रिसीव ही नहीं हुई, एक्चुअली रिसीव ही नहीं हुई और आपने आईटीसी ले लिया, तो ऑब्वियसली आपका आईटीसी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ तो भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। उसके बाद में रजिस्टर्ड पर्सन, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अवेल किया आईटीसी, वही नॉन एग्जिस्टेंट है, वही नॉन एग्जिस्टेंट है। हियर ही इज नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कर ही नहीं रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है, रिसिपेंट की बात हो रही है, रिसिपेंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है, या वो बिजनेस नहीं कर रहा है वहां से, या आपके पास टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं, आप जबरदस्ती आईटीसी लिए जा रहे हो। तो इन सभी केसेस में ऑफिसर क्या कर सकता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, आप नहीं यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, सो इफ द आईटीसी अगर आपने अवेल किया, द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय नॉट अलाउइंग आईटीसी यूज्ड। अगर आप अवेल करके रखे हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके रखा हुआ है, तो वो कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? वो आपको अलाउ नहीं करेगा, उसको यूज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। आप अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको यूज नहीं कर सकते, ना आप उसका रिफंड ले सकते हो। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन कितने दिन के लिए रहेगा? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। 1 साल में देख लो भाई, जो भी है फाइंड आउट कर लो, ऑफिसर को बोला है 1 साल के तक के रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। और कमिश्नर को अगर लगता है तो वो उसके पहले भी विड्रॉ कर सकता है, अगर उसकी जो भी कंडीशंस जिसके कारण रिस्ट्रिक्शन लगाए दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो वो उसको कर सकता है, हटा सकता है। 86A था, ये क्या था? 86A था, रिस्ट्रिक्शन कब लगा सकते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में।
सेकेंड बात है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात है, उसमें ही रिस्ट्रिक्शन की बात है 86B। 86B आपका यहाँ पे क्या बात है, 86B आती है कि अगर आपका इट रिस्ट्रिक्ट्स द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, 99% ही पे यूज कर सकता है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है, यहाँ पे उसके पास अगर 10 लाख रुपए तो वो उसका 99% ही यूज कर सकता है, 99% ही यूज कर सकता है, 1% उसको कैश में पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन 99% हो सकता है, 1% उसको कैश में पे करना पड़ेगा। कब, जब टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स 50 लाख। जब उसका टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एक महीने का 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में उनको क्या बोला, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से खाली 99% यूज करेंगे, 1% तो आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा, कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। बट इन सब केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। कौन से केसेस में, देखो अगर आपका जो पर्सन है या प्रोप्राइटर है करता है, HUF के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई पार्टनर है, जो भी एज द केस में भी, यहाँ पे उन्होंने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया पिछले दोनों सालों में, भाई साहब 1 लाख से ज्यादा आपने इनकम टैक्स पे किया, तो कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं। सेकेंड, रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा का पिछले साल में वो अनयूटिलाइज ITC का ही रिफंड मिला है उसको 1 लाख से ज्यादा में, 1 लाख से ज्यादा का। किसका, जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनका रिफंड उसको मिला है कितना, 1 लाख से ज्यादा, तो उस केस में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तीसरी बात, रजिस्टर्ड पर्सन ने डिस्चार्ज किए लायबिलिटी आउटपुट टैक्स की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अभी तक के, जो कि एक्सेस है 1% से तो बहुत ज्यादा है भाई, ऑलरेडी अभी तक के क्यूमुलेटिव हर महीने का मिला के देखोगे तो 1% से ज्यादा ही मैंने कैश में डिस्चार्ज कर दिया है, तो फिर उस केस में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और जब रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, PSU है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है, इन चारों में से कोई भी है रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, उस केस में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। या कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ में रिमूव द रिस्ट्रिक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन, कमिश्नर या किसी और को लगता है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो ये बात हुई 86B, 99% ही यूज कर सकते हो आप, क्या अमाउंट जो अवेलेबल है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, 1% कैश में देना है, किसमें, जब आपका टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, तभी आप इन अ मंथ, ठीक है, 50 लाख रुपए भी कब, एक महीने में। चलो अब क्लैरिफिकेशन आए थे, 2 क्लैरिफिकेशन आए थे। क्या बात हुई थी यहाँ पे, आपने IGST, देखो क्या हुआ, आपने IGST गलत रॉन्गली अवेल कर दिया, IGST रॉन्गली अवेल कर दिया, बाद में रिवर्स भी कर दिया, आपको पता चल गया कि आपने गलत अवेल किया। फॉर एग्जाम्पल आपने IGST 10,000 रुपीज का गलत अवेल कर लिया, आपको बाद में 2 महीने बाद समझ में आ गया वो गलती से अवेल कर दिया, तो आपने रिवर्स भी कर दिया 10,000 का रॉन्गली अवेल्ड ITC। तो अब इसमें यहाँ बात है कि भाई इंटरेस्ट के बैलेंस के लिए क्या करेंगे, क्या CGST SGST जो सब है उसको अकाउंट पे लेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ, अगर आपका सारा बैलेंस मिला के IGST CGST SGST सब मिला के अगर हमेशा 10,000 से ज्यादा रहा, फॉर एग्जाम्पल हमेशा ही 50,000 रहा, ये जब आपने रॉन्गली अवेल किया था IGST 10,000 रुपए का, ठीक है, जुलाई में किया था, आज अक्टूबर में आ गया, अक्टूबर में आपने रिवर्स कर दिया, पर ये पूरे टाइम इन सबका बैलेंस मिला के आपका 50,000 रुपए रहा, ठीक है, तो आपका बैलेंस तो बहुत ज्यादा रहा, 10,000 से ज्यादा ही रहा। रॉन्गली अवेल्ड ITC कितना था, IGST का 10,000 रुपए, इन सबका बैलेंस मिला के आपका 10,000 से ज्यादा रहा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सवाल ये था, क्लैरिफिकेशन किसके लिए है कि सिर्फ IGST का बैलेंस देखना है कि CS सबका देखना है, तो गवर्नमेंट ने बोला सबका देखो, क्यों, क्योंकि ये सब अपन यूज कर ही सकते ना IGST की लाइबिलिटी के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप सभी का देखो, सभी का देखो, IGST का नहीं, सबका बैलेंस का देखो। तो कंक्लूजन क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट व्हाट, जो भी क्रेडिट्स है सारे सबके आपको मिला करके देखने हैं, अगर सब मिला करके कभी भी आपका ड्रॉप नहीं होता बिलो जो भी आपने क्रेडिट लिया है, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर ड्रॉप होता है तो फिर जो शॉर्टफॉल है उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस सबका मिला के कितना था, 8,000 रुपए था, 8,000 रुपए रहा इस पूरे पीरियड में, तो फिर 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो बस ये बात है। उसके बाद सेम सवाल आया कंपनसेशन सेस का कैसा, तो भाई गवर्नमेंट ने बोला नहीं, कंपनसेशन सेस का पैसा सिर्फ कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए यूज कर सकते, और कोई यहाँ पे IGST वगैरह पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो जो कंपनसेशन सेस का पैसा है उसको नहीं लोगे आप इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, उसके बैलेंस को आप नहीं लोगे, उसके बैलेंस को आप नहीं लोगे, सिंपल सी बात ये आई। अब 3 छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन है ये, इनमें से कुछ चीजें अपने ऑलरेडी डिस्कस की, देखो
जो आउटपुट टैक्स का रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा किसके लिए यूज कर सकते हैं? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। कैश लेजर का पैसा किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं अपन, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी बात करी। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर पेमेंट एनी लाइबिलिटी, ठीक है, ये अपनी बात हो गई। लास्ट डेट अप टू विच रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलाउड इन स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय ईसीओ। सो जीएसटीआर 8 हमारा जो ईसीओ फर्निश करता है उसकी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्या लास्ट डेट है? तो वो 30 नवंबर तक है। वो पढ़ेंगे अपन, वो नेक्स्ट चैप्टर में आगे रिटर्न्स वाले चैप्टर में डिटेल प्रोविजन देखते हैं उसके। सो हियर वी कंप्लीट व्हाट पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एंड वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।